हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सर्किट्स, जिसमें मैं डीसी सर्किट्स वाला पोर्शन पहले पिकअप करूँगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम्स पास आ रही हैं। तो कई कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर्किट्स को स्टार्ट करूँ, एसी और डीसी सर्किट्स को। तो ट्रांसफार्मर सीरीज़ के कुछ लेक्चर्स मेरे ऑटो ट्रांसफार्मर के बाकी हैं, तो वो मैं शूट करके हो सका तो एक दिन में दो दो वीडियोस अपलोड कर दूंगी मैं, मतलब फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का ऑटो ट्रांसफार्मर, इस तरीके से कर दूंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सर्किट्स। अभी मैं जनरल सर्किट्स की बात कर रही हूँ, चाहे एसी हो या डीसी हो। किस पॉइंट पे जाके वो एसी सर्किट और डीसी सर्किट में डिफ्रेंशिएट होंगे वो भी मैं समझा दूंगी। अब सर्किट क्या होता है? इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ एनर्जी सोर्सेस एंड एनर्जी यूजर्स। मतलब ये जो सर्किट है, कोई भी सर्किट जो होता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये सर्किट जो है वो ये एनर्जी सप्लायर है, और ये सब कंपोनेंट्स जो है वो एनर्जी यूजर्स है। तो सभी कंपोनेंट्स एक सप्लाई एनर्जी सप्लायर कंपोनेंट है और बाकी सारे एनर्जी यूजर्स कंपोनेंट है। तो सर्किट जो होता है वो एक इंटरकनेक्शन होता है एनर्जी यूजर्स वाले कंपोनेंट्स का और एनर्जी सप्लायर वाले कंपोनेंट्स का। ये सर्किट जो है तब तक एनर्जाइज नहीं होगा, मतलब तब तक इस सर्किट में से करंट नहीं बहेगा हर कंपोनेंट में से, जब तक कि हम एनर्जी सप्लायर नहीं देते हैं। अब एनर्जी सप्लायर्स कौन होते हैं? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। यहाँ पर जाकर मैं बाइफरकेट कर पाऊंगी कि ये जो इंटरकनेक्शन है सारे कंपोनेंट्स का, एनर्जी यूजर्स का, ये एसी सोर्स के साथ एसी सर्किट बना रहे हैं और डीसी सोर्स के साथ क्या बनाएंगे? डीसी सर्किट। अब और भी अगर मैं वैरायटीज़ में बात करूं तो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी टाइप ऑफ सर्किट्स को लेकर भी। नेक्स्ट है फिर ये जो एनर्जी यूजर्स है कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स वगैरह। वो आप लोग सब एनालॉग सर्किट्स में, डिजिटल सर्किट्स में सारे पढ़ेंगे, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में उसका इंट्रोडक्शन रहेगा। पर ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सब एनर्जी यूजर्स होते हैं, मतलब अपने में से करंट को बहाते हैं और जो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के लिए अगर सर्किट बनाया हुआ है तो वो पर्पस सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट है ये जो यूजर्स है, एनर्जी यूजर्स जो हैं, ये सब के सब करंट के पाथ के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मतलब करंट के रास्ते की रुकावटें हैं। आगे अपन इस पर बहुत बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि एनर्जी यूजर जो है वो करंट के रास्ते में रुकावट होते हैं, मतलब उनको हम ऑब्स्टिकल्स जैसा ट्रीट करते हैं। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रायोड एंड ये सारे भी क्या है? ऑब्स्टिकल्स ही है, करंट के रास्ते की रुकावटें हैं। करंट जो है किसी भी सर्किट में अब कब फ्लो होगा? सर्किट में करंट दो कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस के पूरा होने पर ही सर्किट में करंट फ्लो होता है। पहला ये है कि सर्किट जो है उसमें एक वोल्टेज डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। जब तक वोल्टेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा करंट फ्लो होना शुरू ही नहीं होगा। और दूसरा, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक स्विच बना देती हूँ और वोल्टेज सोर्स मैंने लगा भी दिया और ये स्विच ओपन है, तब सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स के होने के बावजूद भी, मतलब वोल्टेज डिफरेंस होने के बावजूद भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और सर्किट अगर कंप्लीट है और मैंने वोल्टेज सोर्स ही नहीं लगाया हुआ है तो भी क्या होगा? करंट फ्लो हो नहीं पाएगा। मतलब ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है किसी भी सर्किट में से बहने वाले करंट के लिए। अब करंट कितना बहेगा वो डिपेंड करता है इन सारे एनर्जी यूजर्स के मैग्नीट्यूड पर। अभी मैंने बात की है करंट कब बहेगा। करंट बहेगा सर्किट कंप्लीट होने पे, और सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो। पर सर्किट में करंट कितना बहेगा, तो कितना बहेगा किस पर निर्भर करता है? इन सब के मैग्नीट्यूड्स पर। मतलब नेचुरली वोल्टेज आपने कितना छोटा बड़ा लगाया है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि करंट कितना बहेगा। बड़ा वोल्टेज लगाएंगे, वोल्टेज डिफरेंस, तो ज़्यादा करंट बहेगा। छोटा वोल्टेज डिफरेंस लगाएंगे तो छोटा करंट बहेगा। और साथ में इनके मैग्नीट्यूड्स पर भी डिपेंड करता है
और इनके आपस के इंटरकनेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा। अब मैं बोर्ड को रब करके आगे की डेफिनेशंस आप लोगों को समझा देती हूँ। अब सर्किट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक डीसी सर्किट होता है और एक एसी सर्किट होता है। डीसी सर्किट जो होता है उसमें एनर्जी सप्लायर जो होता है वो डीसी टाइप का होता है, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ उसे भी, और उसे कहते हैं हम डीसी सर्किट। एनर्जी यूजर्स पर निर्भर नहीं करता है सर्किट का एसी होना या डीसी होना, एनर्जी सप्लायर पर, एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करता है कि सर्किट एसी है कि डीसी है। एसी सर्किट हम किसे कहेंगे? जिसका एनर्जी सोर्स जो होगा वो एसी सोर्स होगा। अब डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। और एसी का क्या मतलब है? ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब अभी मैं बता देती हूँ आपको, ये सोर्सेस के बारे में और बता दूँ, फिर मैं फिगर ड्रॉ करके बता दूंगी कि डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है और ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है। एनर्जी सप्लायर्स भी, यहाँ पर मैंने एसी और डीसी सर्किट्स में डिफ्रेंसिएशन डिपेंड्स ऑन एनर्जी सोर्स किया, एनर्जी सप्लायर पर किया। सर्किट में अगर डीसी सप्लायर है एनर्जी का तो वो डीसी सर्किट हो गया, एसी सप्लायर है एनर्जी का तो एसी सोर्स हो गया। अब एसी और डीसी सोर्सेज भी आगे कितने टाइप के होते हैं? दो दो टाइप के होते हैं। मतलब डीसी वोल्टेज सोर्स हो सकता है, डीसी करंट सोर्स हो सकता है, और एसी वोल्टेज सोर्स हो सकता है और एसी करंट सोर्स होता है। तो ये इस टाइप का वेरिएशन हो सकता है एसी सोर्सेस में और डीसी सोर्सेस में, होता ही है। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? जिसके अक्रॉस का वोल्टेज डिक्लेयर्ड रहता है। और डीसी करंट सोर्स का क्या मतलब है, या करंट सोर्स का क्या मतलब है? जिसमें से बाहर आने वाला करंट डिक्लेयर्ड रहता है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। वोल्टेज सोर्स का मतलब है जिसके अक्रॉस का वोल्टेज, वो जो सर्किट पर लगाने वाला है वोल्टेज, वो सोर्स वो डिक्लेयर्ड रहता है। और करंट सोर्स का करंट जो सर्किट को देने वाला है, डिलीवर करने वाला है, वो करंट डिक्लेयर्ड रहता है। अब मैं आपको डीसी और एसी वर्ड का मीनिंग बता दूं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, मतलब वो करंट सप्लायर जो ऐसा करंट प्रोवाइड करता है जो टाइम के साथ नहीं बदलता, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये जो वोल्टेज सोर्स है, अगर ये 5 वोल्ट के लिए डिक्लेयर्ड है, कोई भी माना कि ये वोल्टेज सोर्स है जो 5 वोल्ट्स के लिए डिक्लेयर्ड है, तो ये वोल्टेज सोर्स सर्किट में जैसे ही इन होगा तब से लेकर सर्किट जब तक ऑन रहेगा तब तक ये पूरे टाइम 5 वोल्ट्स ही देता रहेगा, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो इसी चीज को ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टाइम के साथ कांस्टेंट रह रहा है तो टाइम चेंज होता जा रहा है, पर मैग्नीट्यूड इस वोल्टेज सोर्स का पूरे टाइम 5 वोल्ट्स ही रह रहा है। ऐसे डीसी क्वांटिटीज को, चाहे वोल्टेज हो करंट हो, उनको हम कैपिटल लेटर से एब्रिविएट करते हैं। और इनके जो सोर्सेस होते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स और डीसी करंट सोर्स को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीसी वोल्ट या तो ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट होता है और डीसी करंट सोर्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और उनके मैग्नीट्यूड्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ऐसे सोर्सेज जो ऐसा करंट देते हैं, चाहे वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स हो या डीसी करंट सोर्स हो, वो दोनों ऐसा करंट देते हैं जो टाइम के साथ नहीं बदलता। और डीसी वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज अप्लाई करता है वो कैसा अप्लाई करता है? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो टाइम के साथ नहीं बदलता है। अब एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसा अभी मैंने बताया। और एसी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो होता है वो ऐसी क्वांटिटी देते हैं, ऐसा करंट देते हैं, वोल्टेज सोर्स भी करंट ही देता है और करंट सोर्स भी करंट ही देता है। वोल्टेज सोर्स जो होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करता है और वेरिएबल करंट देता है, और करंट सोर्स जो होता है वो कांस्टेंट करंट देता है और वेरिएबल वोल्टेज देता है। आगे अपन इस पॉइंट को और ज़्यादा एलोबरेट होकर डिस्कस करेंगे, पर अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वोल्टेज सोर्स या ये ऐसे एसी वोल्टेज सोर्स या एसी करंट सोर्स ऐसे करंट्स को डिलीवर करते हैं जो टाइम के साथ वेरिएबल रहते हैं, चाहे उसका फॉर्म ऐसा हो या इस टाइप का उसका पैटर्न हो या ऐसा फॉर्म हो, कुछ भी उसका फॉर्म हो, पर टाइम के साथ बदलने वाला ही रहेगा। क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता है। टाइम के साथ एसी वोल्टेज सोर्स का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं रहता है, एसी करंट सोर्स का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं रहता है, तो ये टाइम के साथ बदलने वाली क्वांटिटी है।
अब इनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से एब्रिविएट करते हैं। ये वेवफॉर्म कहलाता है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये पैटर्न कहलाता है ट्रायंगुलर और ये कहलाता है रेक्टेंगुलर। तो इस तरीके से ये डीसी का मीनिंग हुआ और ये एसी का मीनिंग हुआ। और एसी सोर्सेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली, तो इस तरीके से, मतलब एक सर्कल और उसके अंदर वेरिएबल का साइन, और ये वोल्टेज सोर्स हो गया। करंट सोर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, वेरिएबल का साइन और एक एरो, जिससे ये समझ में आता है कि ये एसी करंट सोर्स है। तो ये डिफ्रेंसिएशन इसमें हो गया। अब मैं इसके बाद आपको टाइप ऑफ कनेक्शन बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कितने कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस मैं बता देती हूँ। डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस अमंग्स डिफरेंट कंपोनेंट्स वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कुछ भी हो सकता है। पर अभी मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस की मदद से आप लोगों को समझाया है। सीरीज कनेक्शन जो होता है उसमें एक एंड पर, मतलब एक रेजिस्टेंस, एक कंपोनेंट के दोनों एंड्स, सेकेंड एंड से दूसरा नेक्स्ट कंपोनेंट कनेक्टेड रहता है। सीरीज कनेक्शन में एक कंपोनेंट जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ये सीरीज कनेक्शन होगा। और बीच में कोई भी और दूसरा पाथ नहीं होगा, दोनों एक के बाद एक कनेक्टेड रहेंगे, कास्केडेड। तो ये जो कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन है। और कैरेक्टरिस्टिक सीरीज कनेक्शन का क्या है, सेम करंट फ्लो होता है। मतलब यहाँ से अगर कैपिटल आई करंट बह रहा है तो कैपिटल आई दोनों में बहेगा, और दोनों में अगर स्मॉल आई बह रहा है तो स्मॉल आई ही बहेगा। यहाँ पर आई, कैपिटल आई ऑब्लिक स्मॉल आई लिखने का मेरा मतलब है कि कैपिटल आई तब हम शो करेंगे जब हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, और स्मॉल आई हम तब यूज करेंगे जब हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो या तो कैपिटल V1 होगा डीसी के केस में, और एसी के केस में स्मॉल V1 होगा। ऐसे ही इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा वो डीसी के केस में कैपिटल V2 होगा, या एसी के केस में स्मॉल V2 होगा। तो ये सीरीज कनेक्शन है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सेम करंट एंड डिफरेंट वोल्टेजेस। दूसरा कनेक्शन मैं बता रही हूँ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में दोनों कंपोनेंट्स के दोनों एंड कॉमनली कनेक्टेड रहते हैं। पैरेलल कनेक्शन में दोनों कंपोनेंट्स के दोनों एंड कॉमनली कनेक्टेड रहते हैं। अगर मैं इसको ए टर्मिनल बोलूं तो इसका भी ये ए टर्मिनल होगा, इसका ये बी टर्मिनल है तो इसका भी बी टर्मिनल होगा। मतलब दोनों के दोनों एंड पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम वोल्टेज और डिफरेंट करंट। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कैपिटल V होगा डीसी के केस में, और एसी के केस में स्मॉल v होगा। तो इसके अक्रॉस अगर कैपिटल V है तो R2 के अक्रॉस भी कैपिटल V होगा, और इसके अक्रॉस अगर स्मॉल v वोल्टेज है तो R2 के अक्रॉस भी स्मॉल v ही होगा। हाँ, करंट दोनों में अलग अलग क्वांटिटी से फ्लो होगा। ये डिपेंड करेगा R1 और R2 के मैग्नीट्यूड पर। जो बड़ा होगा उससे कम करंट बहेगा, जो छोटा होगा उससे ज़्यादा करंट बहेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस बड़ा है मतलब वो करंट के रास्ते में ज़्यादा रुकावट डाल रहा है, मतलब उसमें से बहने वाला करंट कम होगा। और जो रेजिस्टेंस छोटा है वो करंट के रास्ते में कम रुकावट डाल रहा है, तो उसमें से बहने वाला करंट ज़्यादा होगा। तो ये जो है ये एसी के केस में मैं स्मॉल लेटर्स को यूज़ कर रही हूँ, और डीसी के केस में मैं कैपिटल लेटर्स को यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम वोल्टेज। इसके अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, पर करंट दोनों में कैसा होगा, डिफरेंट। किस पर डिपेंड करेगा, दोनों की क्वांटिटीज पर। ऐसे ही यहाँ पर दोनों में से बहने वाला करंट अगर सेम है ही क्योंकि सीरीज में है, पर दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, दोनों की क्वांटिटीज पर। हाँ, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसके अक्रॉस का वोल्टेज ज़्यादा होगा। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से, जो मैं आगे समझाऊंगी। आगे और दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, एक तो होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन ये वाला पैटर्न होता है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस एक पॉइंट पर कॉमनली कनेक्टेड रहते हैं और उनके रिमेनिंग एक कनेक्शन आउटसाइड रहते हैं। तो इनके बीच का वोल्टेज और करंट मैं बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करूंगी। और डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो डेल्टा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं,
और तीनों रेजिस्टेंसेस क्लोज्ड लूप बनाते हैं। ये ओपन लूप बना रहे हैं और ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं। तो इस पैटर्न को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन, इसको स्टार, ये पैरेलल और ये सीरीज। इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस होते हैं जो हम एसी में भी डील करेंगे और डीसी में भी डील करेंगे। सबसे पहले आपको डीसी सर्किट्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं एसी सर्किट्स लूँगी। तो अब मैं कुछ डिफरेंट लॉज ले लेती हूँ जो करंट और वोल्टेज के एग्जिस्टेंस को सर्किट में रिलेट करते हैं। पहला होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। जो वो होता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसका दूसरा फॉर्म ले लूँ तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई या V इज इक्वल टू आई इंटू आर, कुछ भी हम ले सकते हैं सर्किट में वोल्टेज डिफाइन करने के लिए, रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए। पर अगर मैं बेसिक कहूँ तो करंट किसी भी रेजिस्टेंस में कितना जनरेट होगा वो डिपेंड करता है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आपने अप्लाई करके रखा है, और उस रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी है वो डिफाइन करती कि इसमें से बहने वाला करंट कितना होगा। ये पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको इससे समझा देती हूँ। सपोज ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसकी कुछ लेंथ है और उस लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे इस एल्यूमिनियम रॉड का जो है रेजिस्टेंस मालूम है। अब इस एल्यूमिनियम रॉड के अक्रॉस मैं एक V वोल्ट्स की बैटरी लगा दे रही हूँ, सिंपल केमिकल बैटरी। तो इसमें से करंट और सर्किट कंप्लीट है। हमें मालूम है सर्किट में करंट बहाने के लिए दो चीज़ें नेसेसरी है, एक तो वोल्टेज डिफरेंस, मतलब इसके अक्रॉस मैं कितना वोल्टेज डिफरेंस दे रही हूँ V, और अगर यहाँ पर स्विच है तो स्विच जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी करंट बह सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जो बहने वाला करंट है किस पर डिपेंड करेगा? V जो हमने वोल्टेज डिफरेंस दिया है इस एल्यूमिनियम रॉड के अक्रॉस और इस एल्यूमिनियम रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों डिसाइड करेंगे V अपॉन R से कि करंट कितना बहेगा इसमें। इस तरीके से ये करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे करंट की हमें बेसिक डेफिनेशन जो मालूम है वो नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम होता है। नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम होता है, ये करंट होता है। पर चार्जेस कहाँ से आए? ये जो एल्यूमिनियम रॉड है, इस एल्यूमिनियम रॉड के जो एटम्स है उन एटम्स के लास्ट वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एल्यूमिनियम की सरफेस से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? ये एनर्जी कर रही है वो काम, ये फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स वो काम कर रहा है एनर्जी बैंड से उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का। तो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो होता है। तो सपोज अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं इस रॉड के, तो इस रॉड के क्रॉस सेक्शन से माना कि Q नंबर ऑफ चार्जेस T सेकेंड्स में बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए करंट कितना बन रहा है? Q अपॉन T। और ओम्स लॉ से हम डिफाइन करने जाए करंट को तो V अपॉन R होगा। तो नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय Q, मतलब एक सेकेंड में नंबर ऑफ कितने चार्जेस बाहर आ रहे हैं? Q अपॉन T। आप लोग मेरे स्टेटमेंट को समझ रहे होंगे कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस बाहर आ रहे हैं? Q अपॉन T। या फिर T सेकेंड्स में कितने चार्जेस बाहर आ रहे हैं? कैपिटल Q चार्जेस इसमें से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरीके से करंट इसमें बनता है। और अगर मैं ओम्स लॉ को यूज करूं तो वो मुझे बताएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। और ओम्स लॉ जो होता है वो इस रेजिस्टेंस के नेचर की लीनियरिटी, मतलब ये लीनियर नेचर का है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे करंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये लीनियर बिहेवियर आपको मिलता है इस एल्यूमिनियम के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के लिए। लीनियर बिहेवियर मिलता है वोल्टेज और करंट का आपको, या यहाँ V लेना चाहिए और यहाँ I लेना चाहिए, क्योंकि मैं V बढ़ाती जा रही हूँ तो मुझे करंट बढ़ता हुआ मिल रहा है और इसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा। तो ये पूरा जो है एक सिंपल लॉ है ओम्स लॉ, जो आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो। तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको जो मालूम होना चाहिए वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिलेटेड
रूल्स बताऊंगी और किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बताऊंगी। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, पर फिर भी मुझे एक इंजीनियरिंग का टच लाने के लिए इससे रिलेटेड जो जो मुझे फिजिकल इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ें पता है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और इस तरीके से मैं डीसी सर्किट्स को पिकअप कर रही हूँ। इससे पहले मैं एसी डीसी पूरी बात करती जा रही थी, पर इस पर्टिकुलर बोर्ड के फ्रेम पर अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो मैं आपको डीसी क्वांटिटीज दिखा रही हूँ। तो अब मैं पूरी बात डीसी के रिस्पेक्ट में करूँगी। पहले मैं डीसी सर्किट से रिलेटेड थ्योरम्स वेरम्स सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी, सम्स बता दूँगी, उसके बाद मैं एसी सर्किट्स पर आऊँगी। तो उम्मीद है आपको बहुत ही बेसिक टाइप का लेक्चर भी मेरा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप तुरंत लाइक कर दीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे सब्सक्राइब भी अपने फ्रेंड्स को बता के करवाएंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।